तो उस दिन आपने पढ़ा था बैंकिंग। अब आ जाए जरा पेज नंबर 151 डिजिटल पेमेंट या इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन जो बैंकिंग ई बैंकिंग के हैं। आप मुझे बता सकते हो सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड क्या है ई बैंकिंग? जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो या रिसीव करते हो तो सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड क्या है? देखो बहुत ट्रांसपेरेंसी है एक तो इसमें, चलिए वो बाद में करें। बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस नहीं है। दूसरी बात बैंक तो 24 आवर्स नहीं ओपन रहते हैं, लेकिन ये 24 आवर्स 7 डेज आपका ओपन रहेगा। कन्वीनियंट इसलिए है कि ट्रांजैक्शन फ्रॉम ऑफिस और हाउस और वाइल ट्रैवलिंग आप इतना कन्वीनियंट है कि आप इससे पेमेंट या तो ले सकते हैं, दे सकते हैं कहीं बैठे हुए कहीं पर हुए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, अनलिमिटेड एसेट्स है और रिस्क इसमें बहुत कम रहता है। अब मैंने आपसे पूछा था कि इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेफ्ट, आरटीजीएस, एटीएम, ई कैश या डिजिटल कैश? क्या पॉपुलर है सबसे ज्यादा? डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड? डेबिट क्यों? It is the facility offered to account holder to make payment up to the amount of the credit balance in their account. क्योंकि ये जो डेबिट कार्ड है ये आपको फैसिलिटी देता है कि आप उस हद तक की पेमेंट कर सकते हो जितना पैसा आपके अकाउंट में है, जितने से आपका अकाउंट क्रेडिट है। अगर आपका अकाउंट 50,000 से क्रेडिट है तो आप 50,000 तक किसी को पेमेंट डेबिट कार्ड से दे सकते हो, उसके बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा। Generally, the points of sale terminals are located while are electronically tied to the bank computer. When the customer presents the debit card, the point of sale terminal automatically money from the customer's bank account the store's account. जब आप किसी को डेबिट अकाउंट दिखाते हो ना तो होता डेबिट कार्ड दिखाते हो तो होता क्या है, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से अमाउंट वहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है। कार्ड से पेमेंट करते नहीं करते हो, दैट इज। एक होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड इज लाइक अ बैंक अकाउंट विदाउट हैविंग बैलेंस इन इट। इसमें बैलेंस नहीं होता, जबकि डेबिट कार्ड में बैलेंस होता है, इसमें बैलेंस नहीं होता। इट इनेबल्स द कार्ड होल्डर्स टू हैव ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट मतलब आपके अकाउंट में पैसे नहीं है फिर भी आप पेमेंट करे जा रहे हो और एक लिमिट देता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। जबकि डेबिट कार्ड में क्या होता है, आपके अकाउंट में पैसा होता है, क्रेडिट कार्ड में अकाउंट में पैसा नहीं होता। तो इसका मतलब जो बैंक बैलेंस अपने वहाँ ऑटोमेटिकली माइनस में जाता है तो वो ओवरड्राफ्ट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेफ्ट। अंडर दिस फंड इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। डायरेक्ट ट्रांसफर्स helps both the parties from inconvenience of drawing checks, depositing checks, etc. The key difference between NEFT and RTGS is that RTGS is on gross settlement basis where NEFT is on net settlement basis. रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट या फिर ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एटीएम, सबसे ज्यादा आप एटीएम ही यूज करते होगे, और ई कैश या फिर डिजिटल कैश। इसकी एक केस स्टडी भी दी थी मैंने आपको करने के लिए। फिर आया था इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में तीन पार्टी होती है, इंश्योरर, इंश्योर्ड और दो पार्टी होंगी, इंश्योरर और इंश्योर्ड। एक बीमा करने वाला, दूसरा बीमा करवाने वाला। अब इंश्योरेंस में क्या होता है, तो दो पार्टी होंगी, एक इंश्योरर और एक इंश्योर्ड। इंश्योरर इज एन इंडिविजुअल और फर्म नोन एज इंश्योरेंस कंपनी व्हिच एग्रीज टू कंपनसेट द लॉस ऑफ इंश्योर्ड। इंश्योरर होता है बीमा करने वाला और इंश्योर्ड होता है बीमा करवाने वाला। बीमा करने वाला यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को हम इंश्योरर बोलते हैं बिकॉज वी आर टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी, तो हम इंश्योर्ड होते हैं। इट इज द इंडिविजुअल और फर्म हु गेट्स कंपनसेशन ऑफ लॉस। ये आपको बेनिफिट नहीं देता है इंश्योरेंस, ये आपको लॉस के लिए कंपनसेट करता है कि जितना आपको लॉस हुआ उससे कवर करता है।
होता है, जो इंश्योर्ड होता है वो इंश्योरर को रेगुलर बेस पे एक पेमेंट करता है जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं। हम बीमे की किस्त देते हैं ना, कभी कभी होता है, आपने देखा होगा आपके पापा मंथली दे रहे हैं, कभी हफ्ते में दे रहे हैं, ईयरली हो गया, वीकली हो गया, मंथली हो गया, क्वार्टरली भी है, हाफ ईयरली भी है। ये आपकी सुविधा है, जैसे आपको सुविधा दे आप ऐसा प्रीमियम के लिए बोल सकते हो, वैसी पेमेंट कर दो। और इफ यू डोंट हैव टाइम you can say to your bank will automatically give your payment, बैंक अपने आप ही आपकी पेमेंट दे देगा। हैपनिंग ऑफ द इवेंट, एक्चुअली में इसमें पेमेंट क्या होती है, ये बेनिफिट कब मिलता है, जब इवेंट हैपन होता है। इवेंट हैपन होता है मीन्स सपोज आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, अपना बीमा करवाया, पैसा कब मिलेगा, जब डेथ होगी, आपकी तो डेथ हो जाएगी, किसको मिलेगा, जो नॉमिनी होगा, जो फैमिली मेंबर होगा, या जो दोस्त होगा जिसको आपने पॉलिसी में नॉमिनेट किया होगा। या फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो कब पैसा मिलता है, जब आग लग जाती है, उसके बाद बीमा कंपनी देखती है नुकसान कितना हुआ, जो कबाड़ बचा है उसको भी बीमा कंपनी से करेगी, फिर देखेगी रियल में एक्चुअल में कितना लॉस हो रहा है, वो कंपनसेट करेगी। इट डजंट मीन आपने 2 लाख का बीमा लिया तो कंपनी आपको 2 लाख दे देगी। कंपनी पहले देखेगी कि आग लगी कैसे, अगर नेचुरल कारण से लगी तब तो ठीक है, अगर लगाई होगी तो पैसा बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। उसके बाद बीमा कंपनी ये देखती है कि वास्तव में जब आग लगी, पूरा जल गया, ये थोड़ा कबाड़ बचा है, बेचो, कितने का बेचो, 100-200 का भी बिकेगा ना, तो वो पैसा भी आपके अमाउंट से कम कर लिया जाएगा कि एक का तो सामान बचा है। तो हैपनिंग ऑफ इवेंट हो गया, फायर इंश्योरेंस में जब डेथ आग लगती है, और लाइफ इंश्योरेंस में जब डेथ। हैपनिंग ऑफ इवेंट हो गया। प्रीमियम, तो जो बीमे की किस्त आप देते हो ना, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, वो उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। अब अगर हम देखें तो इंश्योरेंस के जो है कितने प्रिंसिपल होते हैं, 6 और 7। सबसे पहले होता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ क्या होता है, मान लो किसी ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और ये बीमा कंपनी से छुपा लिया कि भैया मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, और उसकी बाद में डेथ है, तो बीमा कंपनी को कैन रिफ्यूज टू पे द कंपनसेशन। बीमा कंपनी ने उसके फैमिली मेंबर्स को या नॉमिनी को पैसा देने से मना कर दिया, ये बोल के कि इनसे ये छुपाया गया है कि वास्तव में उसको हार्ट पेशेंट है। यानी कि आपको वो सब चीजें क्लियर करनी चाहिए। अगर आप हाइड करते हो, कंसील करते हो, तो डेफिनेटली फिर प्रॉब्लम बाद में क्रिएट होगी लेटर। सिमिलरली इफ अ फैक्ट्री ओनर टेक्स अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, और ये कल बता दे किसी फैक्ट्री वाले ने बीमा पॉलिसी ली और उसने ये नहीं बताया कि मुझे इलेक्ट्रिक बोर्ड से जो है ऑलरेडी बहुत बार वार्निंग मिल चुकी है कि आपकी वायरिंग बेकार होगी, आप इसको चेंज करिए, और बीमा ले लिया, बाद में शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगी। अगर उसके बाद अगर बीमा कंपनी को पता चलता है तो बीमा कंपनी आपको पेमेंट करने से रिफ्यूज कर सकती है। ये होता है अटमोस्ट गुड फेथ, कि उनका आप में फेथ रहा ही नहीं, बिकॉज आपने हाइड करा, कंसील करा, बात छुपाया। एक आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या हुआ, मान लीजिए इफ अ पर्सन हैज टेकन लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ अ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, द लेंडर कैन टेक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ दैट फैक्ट्री विदाउट बीइंग द ओनर ऑफ द फैक्ट्री। मान लीजिए अगर एक पर्सन ने लोन लिया है फैक्ट्री की सिक्योरिटी पे, और फैक्ट्री विदाउट बीइंग द ओनर ऑफ दैट फैक्ट्री, जबकि वो उसका ओनर भी है। अगर आप ओनर भी हैं, हाउ यू कैन टेक, बिकॉज आप फाइनेंशियल इंटरेस्ट द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। तो इसका मतलब है वो वास्तव में उसका उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था ही, वो उसका मालिक नहीं था, तो बीमा कंपनी देने से मना कर सकती। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, मान लीजिए एक आदमी ने बीमा करवाया 2 लाख का, आग लग गई और उसको 1 लाख का घाटा हो गया, तो बीमा कंपनी तो उसको 1 लाख रुपया ही देगी, जो घाटा हुआ वो वाला इम्तियाज देगी, जो बच गया वो थोड़ा ना देगी। Because the purpose of insurance is to compensate for loss and not for earning profit, क्योंकि लॉस, ये इंश्योरेंस का मेन ये होता है कि लॉस को कवर करना है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं। The principle of indemnity is not applicable on life insurance, ये लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे लॉस जो है डेथ से होती है। इंडेमनिटी का मतलब होता है कंपनी उतना ही देगी जितनी भी लॉस होगा, डेथ में तो पूरा लॉस होता है ना, कंपनी को पूरा ही देना। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन।
इससे होता है ना कंट्रीब्यूशन क्या होता है, काउंट्री करके लिया। जब एक आदमी एक से ज्यादा बीमा की पॉलिसी ले ले, चलो 1 लाख की तुमसे ले ली, 2 लाख की तुमसे ले ली, आग लगी तो दोनों बीमा कंपनियां उसको देंगी? नहीं, बीमा कंपनियां पहले देखेंगी वास्तव में लॉस कितना हो, उसके बाद जिससे पॉलिसी ली, ज्यादा की पॉलिसी ली है, वो उसकी रेशियो में ही पेमेंट करेगी। एक होता है प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन हो गया। एक आया प्रिंसिपल ऑफ सबोर्गेशन। पहले 4 प्रिंसिपल को देखिए, आप एक बार रीड कर लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पेज नंबर 154 से 155।